तो प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आज की इस कक्षा में आपको ले चलता हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी पाठ्यक्रम की जो पाठ्यपुस्तिका है क्षितिज, उसके काव्यखंड से संकलित कविता कन्यादान की ओर। यह कविता कविवर ऋतुराज द्वारा रची गई है। ये विद्यार्थियों, ऋतुराज आधुनिक काव्यकारों में एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। कविवर ऋतुराज राजस्थान प्रदेश के भरतपुर में सन 1940 में आपने जन्म लिया था। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से आपने एमए अंग्रेजी से अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि वहां से हासिल की और अध्ययन अध्यापन और विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी के माध्यम से सेवा करते हुए आपने हिंदी काव्य में भी अपनी लेखनी के माध्यम से विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में यह एक हमारे लिए गौरव की बात है कि अंग्रेजी सेवा में दक्षता हासिल करने के उपरांत और अंग्रेजी भाषा में जो एक आपका पांडित्य था और आपने जो इस भाषा में अपनी सेवा दी है, उसके उपरांत भी आपने हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए हिंदी काव्य को अपने भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम जो बनाया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। आपकी हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए आपका जो श्रेष्ठ अवदान है वह हिंदी काव्य ही रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ऋतुराज आधुनिक काव्यकारों में जो एक श्रेष्ठ काव्यधारा उनकी रही है या जो पारंपरिक काव्यधारा रही है, उस धारा से हट करके आपने यथार्थवाद को या कहिए कि जो सामाजिक स्थल पर धरातली स्थिति पर जो वास्तव में वर्तमान परिवेश में गुजर रहा है, जो रोजमर्रा की दैनिक घटनाएं हैं, उन्हीं को अपने काव्य का विषय बनाया है। और यहाँ जो प्रस्तुत कविता है कन्यादान, वह भी वर्तमान समय में जिस तरह से विवाहोपरांत कन्याओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार, जो दहेज के नाम पर उनके ऊपर क्रूरता या हिंसा का भाव उनके ऊपर होता है, निश्चित रूप से उससे स्वयं को सुरक्षित करने के लिए महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कवि ने यह कविता सृजित की है। प्यारे बच्चों, यह कविता यद्यपि इसका कलेवर काफी अल्प है, छोटी सी कविता है, लेकिन वास्तव में भाव इसके काफी गहरे हैं। गागर में सागर एक तरह से कवि ने यहाँ पर भरने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि यहाँ कवि ने एक कन्या के विवाह के उपरांत जिन सामाजिक या पारिवारिक उत्तरदायित्वों और साथ ही जो एक कर्तव्यों का निर्वहन उसे करना होता है, और उस कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ किस तरह से स्वयं की सुरक्षा भी करनी होती है, उसको दृष्टिगत करते हुए कवि ने यह वर्तमान परिवेश में महिलाओं को सामाजिक रूप से सावधान रहने की एक सीख देते हुए यह कविता सृजित की है। ये विद्यार्थियों, कहा जाता है कि नदियां के दो तीर हैं, बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। कन्यादान शब्द अपने आप में कन्या का दान षष्ठी तत्पुरुष समास से युक्त है, समासित पद है। प्रिय बच्चों, यह शब्द वास्तव में सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता ही है। आधुनिक परिवेश में, इस प्रशिक्षित समाज में कन्या का दान जैसी जो बात है वह कुछ शोभा का वहन नहीं करती, क्योंकि दान किसी भौतिक वस्तु का किया जाता है और जिसे पुनः हमारा कोई संबंध संस्थापित नहीं हो पाता। जिसे हम दान कर देते हैं उससे हमारा कोई वास्ता फिर नहीं रहता, कोई सरोकार नहीं रहता। लेकिन अगर लड़की की बात की जाए तो वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं होता है। कन्या का दान देने के उपरांत भी हमारा उस परिवार से, जिस परिवार से उसका संबंध जुड़ता है, वहां से बराबर हमारा भी संबंध बना रहता है और कन्या से भी संबंध बना रहता है और एक आत्मीय भाव भी जुड़ा रहता है। वहां कोई विच्छेदन वाली प्रवृत्ति नहीं रहती। इसलिए यह शब्द थोड़ा सा वर्तमान परिवेश में हमें उतना सामयिक नहीं लगता, लेकिन परंपरा में हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के हिसाब से कन्या को एक श्रेष्ठ दान माना गया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए कवि ने यह कविता लिखी है। और किस तरह से
एक माँ के लिए कन्यादान कितना ज़्यादा हृदय विदारक होता है, इस भाव को संलिप्त करते हुए कवि ने ये कविता लिखी है। और आप देखेंगे कि किस तरह से वर्तमान समय में महिलाओं को किन किन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है, वही भाव कवि ने इस कविता में पिरोया है। आइए देखते हैं, सीधे कविता की पंक्ति पर आते हैं। क्या कहता है कवि कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता एक जो आदर्श परंपरा हमारी रही है, कन्यादान करते वक्त बड़े बुजुर्ग या घर के जो पितृकुल के माता पिता, बड़े भाई बुजुर्ग इत्यादि जो लोग भी हैं, वह लड़की को विदा करते समय जो एक सीख देते आए हैं, वह सीख से हट कर करके कभी कुछ और जो वर्तमान समय के लिए बेहद प्रासंगिक है, कुछ एक नवीन सीख, एक नई शिक्षा इस कविता के माध्यम से देता नजर आता है। हमारी जो आदर्श परंपरा रही है, हम देखते आए हैं, इसका एक सुंदर दृष्टांत भी आपको मैं देता हूँ। कविवर कालिदास कृत जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां पर जब शकुंतला जो कि महर्षि कण्व की पोषित पुत्री थी, उसको विदा करता है, तो उसकी विदाई के समय का एक सुंदर दृष्टांत, वहां का एक श्लोक है कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरुप्रिय सखीं मृत्युं सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृता विरोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। इसका तात्पर्य है कि हे शकुंतले, जब आप यहाँ से पतिगृह गमन करोगी, ससुराल जाओगी, तो वहां जाकर करके आपने किन किन उत्तरदायित्वों का, कैसे कैसे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, एक सीख देते हुए कवि के माध्यम से कण्व उससे कहते हैं, उसके पिता उससे कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून्, अपने गुरुओं का, अपने गुरु, अपने सम्मानित जनों का, अपने वृद्ध बुजुर्गों का, सास ससुर का, सबका सेवा करना। उन सब की सेवा में ही तुम्हारी भलाई है। इस तरह का एक उसको शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु वृत्तिम सपत्नी जने, और जितनी भी सौतें होंगी उनके शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीम, जितनी तुम्हारी सौत होंगी, पटरानियां बहुत राजाओं की उस समय होती थी, तो जितनी भी सौतें होंगी उनके साथ प्रिय सखीम मृत्युम कुरु, प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना। और भर्तुर विप्रकृतापि, कभी कभी यदि तुम्हारे भर्ता, तुम्हारे पति तुमसे विमुख भी हो जाएं, तो मास्पप प्रतिमम गमः, तो उनसे विपरीत कभी मत जाना। साथ ही भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजन, जितने भी परिजन हैं, दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, उन सब के प्रति उदार बने रहना। साथ ही भाग्य स्वनुष्य के नहीं, एक बात और कि अपने भाग्य पर कभी गर्व मत करना। ये बात, इस बात का कुछ अंश आपको इस कविता में भी मिलेगा। तो देखिए, ये इस तरह की सीख, इस तरह की एक परंपरावादी एक सीख कभी इस तरह से दी जाया करती थी उस समय, तत्कालीन समय में। लेकिन वर्तमान समय में कभी इन सब से हटकर करके एक नई सीख के माध्यम से, जो वर्तमान समय में हमें सामयिक प्रतीत होती है और बेहद प्रासंगिक और सांदर्भिक महसूस होती है, उसको कवि ने अपने कविता में यहाँ पर निबद्ध किया है। और कवि कहता है कि देखिए कि किस तरह से हमें जाकर के ससुराल में तुम्हें किस तरह से अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का और एक सह समन्वय का कैसा एक अच्छा गठजोड़ बनाए रखना है। ये सारी बातें आपको इस कविता में मिलेंगी। आइए चलते हैं कि प्रारंभिक पंक्तियों की ओर। कवि क्या कहता है कि देखिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ कवि के माध्यम से एक नारी जीवन के प्रति, साथ ही एक महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति जो एक संवेदनशीलता है, उनके प्रति जो एक आत्मीयता का भाव है, उनके प्रति जो एक आदर भाव, एक सम्मान का जो भाव है, उसको व्यक्त करते हुए कवि ने अपनी कविता का सृजन किया है। और कवि कहता क्या है, देखिए कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। कोई माँ जब अपनी लड़की को कन्यादान के समय विदा करती है, कन्यादान करती है, तो वह वास्तव में किसी भी माँ के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा दुखी क्षण होता है। यह वास्तव में कभी भूलने वाला, कभी न भूलने वाला दुख है
जो प्रत्येक महिला के जीवन में आता है जो भी कन्यादान करती है। तो कन्यादान के समय कितना प्रामाणिक था उसका दुख। देखिए, प्रामाणिक का तात्पर्य है वास्तविक, सच्चा, यथार्थ जिसे हम कहते हैं, जिसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। क्योंकि स्वयं महिला भी, जो माँ कन्यादान करती है, वह माँ भी कभी किसी समय किसी की लड़की रही है, कन्या रही है, वह भी किसी घर की बहू बन करके आई है। और विवाह के उपरांत होने वाले जो दुख हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उसका एहसास उसे भली भांति है। इसलिए वह, उसका दुख प्रामाणिक है। साथ ही उसकी प्रामाणिकता इसलिए भी कह सकते हैं हम कि लड़की वास्तव में एक माँ के सबसे ज्यादा निकट होती है, उसके हृदय के समीप होती है, उसके सुख दुखों से सबसे नजदीकी वास्ता माँ बेटी का होता है। तो माँ आज जब लड़की को विदा करती है तो उसके बराबर दुख और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा निकटता के साथ संबंध यदि किसी का पारिवारिक संबंधों के बीच होता है तो वह है माँ बेटी का। तो देखिए, एक माँ कितना ज्यादा दुखी होती है लड़की को दान में देते वक्त। वाकई में वह भी, क्योंकि पूर्व स्थिति में एक कन्या रही है और जो विवाह उपरांत होने वाली जिम्मेदारियों का एहसास, उत्तरदायित्वों के निर्वहन की जो एक पीड़ा या व्यथा या वेदना जो ससुराल पक्ष में होती है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसको भली भांति जानती है। और अपनी कन्या को दान में देते वक्त वो सारी चीजें उसके मानस पटल पर चित्रित होती हैं और बहुत दुखी हो जाती है, अवसाद से ग्रस्त होती है कि आने वाला समय इसके लिए कितना ज्यादा कष्टप्रद होगा। आज तक तो बड़े लाड़ प्यार से, बड़े नाजों से मैंने इसे पाला था, तुम्हारी परवरिश हमेशा सुखों के साथ रही है, काफी ज्यादा सुख का हमने इसके जीवन में, काफी सुखों का एक रस घोला है। आने वाला समय विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष से किस तरह का वातावरण होगा, कैसा परिवेश होगा, कैसे लोग होंगे, किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी, कैसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन होगा, इस सब को लेकर के चिंतित होती है। और इसलिए कवि लिखता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और आज जब लड़की को दान में देते वक्त वह दुखी होती है, इतना ज्यादा दुखी, और उसकी व्याकुल अवस्था को देख करके कवि कहता है कि ऐसा लगता है उस समय जब कोई माँ लड़की को विदा करती है और कन्यादान करती है, उस माँ के हृदय को पढ़ते हुए कवि कहता है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आज ऐसा उस माँ को लगता है कि जैसे आज उसके जीवन भर की कमाई, जीवन भर का जो संचित किया हुआ धन है, उसके हाथों से वह गठरी शायद मानो निकलते चली जा रही है। वह सारा जीवन का एक जो पूरी संचित पूंजी थी, एक पल में, एक क्षण में उसके से काफी दूर हो चली है। ऐसा आभास लड़की को दान में देते वक्त किसी भी माँ को होता है, और इसको हम किसी भी माँ के हृदय पर साफ पढ़ सकते हैं। तो कवि लिखता है कि देखिए, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं है। कवि आगे लिखता है कि जिस लड़की का दान किया जा रहा है वह अभी किशोरावस्था में है, वह सामाजिक या कहिए कि मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं है, समझदार नहीं है, वह वयस्क पूर्णतः नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अभी इतनी विवेकशीलता उसके अंदर नहीं है कि वैवाहिक उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करने का जो एक तौर तरीका है वह उसके समझ में आ जाए। इतनी परिपक्वता अभी उसके अंदर नहीं है। लड़की अभी सयानी नहीं है। कहने का मतलब शारीरिक परिवेश से भले ही वह सयानी हो, लेकिन जो सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व संभावित हैं, उनकी परख, उनकी समझ उसके अंदर अभी उतनी नहीं है। इसलिए कवि लिखता है कि लड़की अभी सयानी नहीं है, नहीं थी, अभी इतनी सीधी, भोली, सरल थी, अभी इतनी भोली, इतना भोलापन जब तक वह पितृपक्ष के पास रहती है, पितृकुल में रहती है, वास्तव में काफी मासूम, काफी सरल, सहज स्वभाव की ही होती है। क्योंकि उसकी बड़े नाजों से, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है किसी भी माँ बाप के कि यह पराया धन है, कल को दूसरे घर में से जाना है, तो उसकी लालन पालन इस भावना के साथ बड़े ही और भी ज्यादा श्रेष्ठता के साथ परिवार के बीच में होता है। हर माँ बाप बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही लाड़ प्यार के साथ लड़की का परवरिश, उसकी परिपालन करते हैं, और उसको बहुत सारी सीख इस तरह से दी जाती है। ये मन में रहता है कि अर्थो ही कन्या पर किए, कि वास्तव में कन्या पराया धन है, कल इसे दूसरे घर में जाना है, तो उसको बहुत कुछ, हमें क्या कहना, काफी टोका टाकी भी नहीं होती, काफी कुछ उसको क्या नाम कहते हैं, पारिवारिक रूप से कोई उद्वेजना का, किसी दुखों का सामना उसको नहीं करने दिया जाता। लेकिन आज क्या है स्थिति है कि अभी इतनी भोली, इसलिए भोली और सरल थी कि वह, उसे सुख का आभास तो होता था कि विवाह के नाम पर, जब विवाह के नाम पर उसे सुख का आभास तो होता था कि विवाह, वो सोचती थी कि, क्योंकि सामाजिक परिवेश में उसने देखा था आज तक
कि विवाह क्या है, सजने संवरने का नाम, तरह तरह के गहने आ जाएंगे, तरह तरह के कपड़े होंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, नाच गाना होगा, तरह तरह की मिठाइयाँ होंगी, तरह तरह के पकवान बनेंगे, सब लोग घुल मिल कर करके गाना गाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। ये सारी चीजें, ये कल्पना उसके मन मस्तिष्क में रहती हैं। तो विवाह के नाम पर अभी वो इतना ही जानती है, इतनी भोली सरल है कि उसे सुख का आभास तो होता था। ये जो हम घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तरह तरह की जो कल्पनाएं हैं उस जो मन पर आच्छादित होती हैं और उससे उसको सुख का आभास तो होता है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन पारिवारिक परिवेश में, पितृकुल में जिस तरह से उसे लाड़ प्यार से पाला गया है, उसे आज तक कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसलिए दुख बांचना, दुख की अभिव्यक्ति या दुख को पढ़ना उसे नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कभी आगे एक प्रतीक के रूप में लिखता है कि वह एक सरल, इतनी भोली सरल थी कि धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। उसको आगामी जीवन के प्रति उसका अधूरा ज्ञान था, अस्पष्ट ज्ञान था। जैसे किसी पृष्ठ को, अगर आप कागजी पृष्ठ को अगर किसी धुंधले प्रकाश में पढ़ें तो कोई चीज आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती, साफ साफ नहीं दिखाई देती, पूरा पूरा अर्थ उसका आपको द्योतक नहीं होता। ठीक वैसी तरह जीवन जो आगामी है, विवाह उपरांत जो जिम्मेदारियों का निर्वहन होना है, उसका उसको पूरा पूरा ज्ञान नहीं था। स्पष्ट ज्ञान के लिए प्रतीक कवि ने लिख बनाया और कहा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश की पाठिका अर्थात अस्पष्ट ज्ञान होना, जीवन के प्रति अधूरा ज्ञान होना। और देखिए, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वह वैवाहिक जीवन के नाम पर केवल जैसे किसी कविता के बाह्य आवरण अर्थात तुकबंदी को और लयबद्धता को के मात्र से ही जो एक आनंद की अनुभूति होती है किसी भी व्यक्ति विशेष को, कभी वह व्यक्ति केवल उससे ही आनंदित होता है, लेकिन उसके परे जो उसका उसमें निहित भाव है, उसके निहित जो अर्थ है, उस तक उसकी पहुंच नहीं होती। ठीक इसी तरह से यह लड़की जिसका दान दिया जा रहा है, जिसकी विदाई होने वाली है, उसे अभी वैवाहिक जीवन के जो सुख हैं उसका आभास तो होता था, लेकिन उसके परे जो दुखावस्था है, उसके परे जो संकट हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उसका उसको तनिक भी भान नहीं हो रहा था। इसलिए कवि लिखता है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, और कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस तरह से कवि ने एक सरल सीधी सादी भोली भाली इस कन्या का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे पुनः हम अग्रिम पंक्तियों को लेकर उपस्थित होते हैं, तब तक आप इसे समझें। धन्यवाद।